चेहरे पे सजाए रखते हैं हंसी की जो किरण, न जाने रूह में कितने शगाफ रखते। क्या बात है, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम लालू के FM W11 के साथ आपका अपना सलीम आफरीद है। तुम चाकीवाड़ा आओ, कभी तुम्हें चाय पिलाऊं टाइट I am से। an educated person, you know, excuse me please, मेडोरा लिपस्टिक नील पॉलिश W11 का आखिरी स्टॉप न्यू कराची अल्लाह वाली। I am मामूली इंसान नहीं है, I am educated person, you know, हमारा वेबसाइट भी है www.kotakarola.com। बिठा के W11 में तुझको मैं घुमाऊं, कराची चल कराची चल कराची चल, यही मेरा लंदन है, यही बनेगा चल कराची चल कराची चल कराची। लालू खेत यहाँ का दिल है, देख जरा तू आके, समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीवी पे ले जाके, हुसैनाबाद और बंस रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखाऊंगा तुझको बंदर रोड ले जाके। कायद का मज़ार यहाँ पे गाजी का दरबार है, आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा कल। चल कराची चल कराची चल कराची चल। पठानों की है मेहनत, मकरानी की गदा गाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं दिहाड़ी। जिए सिंधी, सराय की बलूची और मीमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ पे मिलती है और बंगालन की साड़ी। महाजिरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान है, पूरा मुल्क सो जाता है जागता है हर पल। चल कराची चल कराची चल। नशे में होने दो, कोई पत्ती का पान थोड़ी है, और गुटखा मावा मानिक चंद सब केमिकल है, कोई असली में पान थोड़ी है। और आग लगाने का काम अब भी कर रहा है मोदी, मगर अब के उसकी चाय की दुकान थोड़ी है। और मोदी को फिर मैंने मैसेज भी किया था कि दिया था कि दोस्ती कर लो, दुश्मनी में सिर्फ तबाही है, हमारा वो पहले वाला पाकिस्तान थोड़ी है। क्या बात। कराची के हवाले से मैं एक शो करना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि कराची का शो ही उसका नाम हो, और जनाब कराची का शो होगा वो कॉमेडी शो होगा, मसले मसाइल भी होंगे और कराची बेस्ड होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहला महमूद, और हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ शोबिज़ इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत से कि जिन्होंने शुरू से लेके अब तक अपने काम की बदौलत लोगों के चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहटें ही बिखेरी हैं। मैं आज जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनका नाम कॉमेडी की दुनिया में एक अरसे तक जो है वो राज करता रहा है, और आज भी उनके बनाए हुए काम, उनकी बनाई हुई कैसेट्स जो हैं वो जो हमारा बचपन है और जो 90s के जो बच्चे हैं उन सबको याद होंगी। तो बिल्कुल अब ज़्यादा लंबा तारुफ नहीं करवाते, हम बस रिवील कर देते हैं आज की हमारी शख्सियत। आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम इन माय हाउस। थैंक यू। और सलीम साहब से जो है वो हमने बहुत मुश्किल से इनसे टाइम घेरा है क्योंकि वक्त नहीं मिल पा रहा था इनको हमसे मुलाकात का, तो खैर आज हमने इनको इनके घर पर ही पकड़ लिया है कि जनाब हम आ रहे हैं। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह करम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तरोताज़ा और नौजवानी की तरह। क्या बात है। और पता है सलीम साहब के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जो कि आपसे अभी डिस्कस भी कर रही थी कि आपकी एक जो कहते हैं ना पहचान जो बनी थी वो एक कैसेट्स के वो खाके होते थे जो मैं बचपन में, शायद आप भी अपने बचपन में आपने सुने होंगे, मैंने तो खैर बहुत सुने हैं, मैंने आपको उसका शेर भी सुनाया था। तो मुझे ये बताएं कि सलीम आप जिस वक्त, जाहिर सी बात है छोटे होते हैं, आप बचपन में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो सबने कुछ ना कुछ सोचा हुआ होता है कि जी मैंने अपनी लाइफ में ये बनना है, ये करना है। तो क्या सलीम आफरीदी ने ये सोचा था कि आपने ये करना था या कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि मुझे मेरी शनाख्त हो, मुझे लोग जाने पहचाने किसी भी हवाले से एक नुमाया हैसियत में। तो इसके लिए मुख्तलिफ शोबों में तबाह आजमाई की, स्कूल लाइफ में, और शायद ज़हीन में बचपन से था, और मैंने क्लास 3 से स्कूल ज्वाइन किया था। 5 साल की उम्र में घर में ही पढ़ ली थी, और उसके बाद 9th में मेरे जौहर खुले, और उससे पहले मैं नातख्वानी वगैरह करता था स्कूल में। और जब मैंने डांस किया, अपनी पिकनिक पे गए थे हम 9 और 10th की, फिर लोगों को पता चला अच्छा इसको ये भी आता है। तो मैंने कहा यार ये तो क्लब डांसर है। मेरे टीचर्स भी हैरान रह गए, खामोश सा बच्चा और वो डांस की ज़ुबान बोल रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने पेंटिंग्स भी की, शायरी भी की, और जनाब फुटबॉल भी खेली, और भी पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन ये है कि मुझे शनाख्त का शौक़ था कि मुझे कि लोग पहचाने। हाँ, कि ख़ानदान में भी, स्पेशली ख़ानदान में
कि ख़ानदान में पता लगे कि हाँ भाई ये बच्चा कुछ है, पठान है, ये काला है लेकिन बहुत आला है। तो फिर मेरी माँ ने फिर मना किया, बेटा डांस नहीं, कोई और काम कर लो, और ये सब अच्छी चीज़ नहीं होती। तो फिर मैं एक्टिंग लाइन में आ गया, फिर मैं स्टैंड अप कॉमेडी की उस वक्त। हाँ जी, जब ये स्टैंड अप कॉमेडी का, तो खैर अब हम कहते हैं ना उसको स्टैंड अप कॉमेडी, और ये सब कॉमेडियन होते थे, मोइन अख्तर भाई होते थे, सलीम छबीला एक होते थे, तनवीर खान, उमर शरीफ, हाँ, फिर उमर भाई बाद में। अच्छा बाद में आए। हाँ, तो फिर उमर शरीफ आया तो उन्होंने तो एक दुनिया फतह कर ली और मुझे भी फतह कर लिया। उन्होंने तो सबको खुडेला लगा दी ना, चलो परेडो। लेकिन ये है कि मैंने फर्स्ट जो अपनी स्टैंड अप कॉमेडी की ख़ानदान में कहीं कर रहा था, PCHS में शो था, वो बहुत पजीराई मिली मोइन अख्तर के और मोइन भाई के, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, सलीम छबीला और मुख्तलिफ कॉमेडियन के लतीफ़े मैंने पेश किए। तो लोगों ने बड़ा हैरान हो गया, कहने लगे क्या यार प्रोफेशनल काम। तो फिर मैं पक्का हो गया। उस वक्त फिर आपको फील हुआ कि नहीं यार मैं इसमें, उससे पहले कभी माइक पकड़ा भी नहीं था मैंने। अच्छा। हाँ जी। तो फिर मैंने वो शो आपने फुल तैयारी के साथ नहीं किया था या ऐसे ही रैंडमली स्पॉन्टेनियसली कर लिया था? रैंडमली, क्योंकि अचानक मैं डांस उस फंक्शन में डांस कर रहा था, ख़ानदान का ही, दूर के ख़ानदान का ही कोई फंक्शन था, तो बाहर से सारी फैमिलीज आई हुई थी। तो उन्होंने डांस बड़ा पसंद किया, फिर कहने लगे कॉमेडियन नहीं है कोई, तो फिर मेरे भाई अकबर खान होते थे, उनके साथ में करता था बचपन। तो वो बड़े एक्टर हैं टेलीविज़न के और आर्ट के, बड़े नाम है अकबर खान। तो उसने कहा ये सलीम है। तो फिर हालांकि कॉमेडियन वो था, उमर शरीफ का फ़ैन वो था। उस वक्त तक मैंने उमर शरीफ के ड्रामे नहीं देखे थे। तो लेकिन फिर मैंने वो लतीफ़े सुनाए तो बड़ा एक प्रोफेशनल अंदाज लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो फिर मैंने अगले शो से अपने लतीफ़े सुना के, अपने लतीफ़े बना के फिर स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की। लेकिन इब्तिदाई 8, 10, 12, 15 फंक्शन किए, लेकिन मेरा प्रोफेशन सब जानते हैं कोई और था। मैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग करता था। क्या बात है, आप तो बड़े टेक्निकल बंदे थे। तो ये क्रिएटिविटी में कहाँ से आ गए? उसमें भी नहीं, बस बेसिकली तो आर्ट का शौक था, लेकिन ज़रूरत जो थी वो इजाद की माँ है। तो मैंने उसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कोर्स भी किया, फिर उस्तादी शागिर्दी भी की, फिर मैंने ठेके लेने शुरू किए। और ये मैंने दुबई जाना था, उस दिनों दुबई जाने का रिवाज था। मेरे भाई थे जाहिद आलम खान, पुपीदार भाई, डिप्लोमा करो और दुबई चले जाओ, वहाँ यहाँ आ जाओ, एक काम सीख लो। फिर उन्होंने कहा अरबी भी सीखो। फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। मैंने कहा मैं क्या क्या सीखता फिर जो मुझे काम आता था उस काम में लग गया। सही। तो ख्वाहिश यही थी, मतलब जाहिर सी बात है कि शौक आपको इस तरफ लेकर आया। हाँ, फिर इत्तेफाक ये कि उमर शरीफ साहब से उसी इलेक्ट्रिशियन के पीरियड में मुलाकात हो गई। उनकी फैमिली, उनकी माँ ने मुझे बेटा बनाया हुआ था। तो फिर वो आना जाना शुरू हुआ। फिर वो उमर भाई भी और अम्मा भी कहते हैं जब तुम्हें शौक है तो करो। हाँ, बिल्कुल। तो फिर मैंने बेशुमार वनडे प्लेस किए, तजर्बाती जो खेल होते हैं जूनियर्स के, तो उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए। क्योंकि मेरे पास उमर शरीफ है, लेकिन क्या कोई अंदर काम भी है। और फिर मैंने वो नहीं करना जो मोइन भाई कर गए या उमर शरीफ भाई जिससे इस्टेब्लिश हुए। मैंने इनके दरमियान की कोई राह निकालनी थी। तो फिर मैंने सीखा इसको प्रॉपर, और मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ ड्रामे किए, कैरेक्टर्स किए मुख्तलिफ। तो फिर मैं आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। मिमिक्री का कोई ख़ास शौक तो नहीं है, लेकिन पैरोडी मैं करता हूँ। पैरोडी मैंने मुख्तलिफ तरह की, मुझे याद है कि आपकी W11 की एक कैसेट में जो है वो एक डाडे का किरदार करते थे आप, जो लियारी का डाडा बनता था। राजू, मुझे उसका जुमला भी याद है, तुम चाकीवाड़ा आओ कभी तुम्हें चाय पिलाऊं टाइट से। एजुकेटेड पर्सन, यू नो, एक्सक्यूज मी प्लीज, मेडोरा लिपस्टिक, नील पॉलिश, W11 का आखिरी स्टॉप न्यू कराची, अल्लाह वाली। आई एम मामूली इंसान नहीं है, आई एम एजुकेटेड पर्सन। यू नो, हमारा वेबसाइट भी है www.kotakarola.com। तो ये वो मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर्स किए। मैं लियारी का भी हीरो कहलाया, औरंगी का भी हीरो कहलाया, कोरंगी का भी। और फिर हमारी जो W11 चलती थी पूरे कराची में, एक पहचान उस वक्त जो है वो कराची की, खैर अब भी है W11, और उस W11 में बजती थी कैसेट्स सलीम आफरीदी भाई जी। और वो मेरे साथी कॉमेडियन ये लोग मजाक उड़ाते थे, ये W11 क्या लोकल यहाँ से बस
अल्लाह वाली से कीमाड़ी तक का आर्टिस्ट है। हाँ। तो फिर रब ने वो करामत दिखाई कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कैसेट मशहूर हुई, दुबई में, हिंदुस्तान में बड़ी कॉपियाँ होती थी उसकी, मुख्तलिफ कंपनीज उसको अपनी कॉपीज़ करती थी और सेल करती थी, जहाज़ों में चली है, यानी मुख्तलिफ तरह के बड़े ट्रांसपोर्ट, और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में W11 बाकायदा डिज़ाइन की गई वहाँ ट्राम को, और फिर मेरी एल्बम चली। क्या बात। और 3 आदमी हैं जिनको ट्रांसपोर्ट का आर्टिस्ट कहा गया है पाकिस्तान से, एक अतौल्ला ईसा खेलवी, मैडम नूरजहां, और तीसरा मैं था। क्या बात है। तो सलीम भाई, ये सफ़र जब आपका शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है आपने इलेक्ट्रिक की पढ़ाई छोड़ी और आप इसमें आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है एक फैमिली का भी प्रेशर होता है ना कि पेट कैसे भरना है, तो वो आपने भी फेस की ये चीज़? हाँ, नहीं, असल में मैंने वो काम जारी रखा, मैं ज़िंदगी में कभी फारिग नहीं रहा। मैं स्कूल लाइफ में भी, स्कूल की छुट्टियों में भी, मतलब आपने कायदे आज़म के जो है ना मक़ौले पे भरपूर अमल किया है, काम और सिर्फ काम। स्कूल की छुट्टियाँ होती थी 9th मैट्रिक में, 8th में, तो मैं मुख्तलिफ कोई ना कोई काम कर रहा होता था, क्योंकि मुझे कमाने का भी शौक़ था और दूसरे मांगने का कभी शौक़ नहीं था कि घर वालों से खर्चा लूँ, अब्बा से मांगूँ, अम्मी से मांगूँ। मैं अक्सर बेगम को कहता हूँ मैंने कभी किसी से मांगे नहीं, अब्बा के वैसे चोरी कर लिए, मांगे नहीं। ये अच्छा है। तो उनके गला में फिर मैं भाई का बहुत बड़ा सुपर स्टोर था, वहाँ मैं फिर बिजली का काम छोड़ के कोई एक हादसा हो गया था, ऐसा किसी ने मुझे झूठा कह दिया था, तो वो काम मैं बिल्कुल फिर सारे ठेके मैंने छोड़े, कई जगह जॉब करता था वो छोड़ा, दुकान पे होता था वो छोड़ा, और फिर मैं जनरल स्टोर रन करने लगा भाई का। और उसी दौरान फिर एक्टिंग उमर शरीफ मिले और फिर वो सीखा और ड्रामे। तो थिएटर का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो थिएटर में आए आप? थिएटर में किस तरह से आए उमर भाई के साथ? थिएटर में असल में उमर शरीफ भाई का ड्रामा देखा था मैंने 82, 3, 4 में, तो वो बड़ा पसंद आया थिएटर, और उमर भाई भी और सारे एक्टर्स। मेरा भाई अकबर खान होता था, तो हमने पहला ड्रामा किया था, इसाफ प्रेमी हमारा एक दोस्त था, वो लेके गया और बहाना प्ले किया सलीम अंजान, तो वो थिएटर किए। फिर 100 से ज़्यादा मैंने ड्रामे किए, तजर्बाती जो खेल होते हैं शौकिया तौर पर। उस दौरान उमर भाई भी मिल गए, फिर उमर भाई के साथ मेरा ख्याल से 87, 88 में मैंने ड्रामा शुरू किया, तो फिर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स और ये वो, और पहले ही ड्रामे में उमर भाई के बाप का रोल किया था और वो खुद लेके गए थे फुरकान हैदर के पास, और वो कहने ड्रामा करोगे, पहले मैं मना करता था, फिर मैंने कहा मैं आया हूँ, क्योंकि फुरकान हैदर ने भी ऑफ़र कर दी थी, तो फिर मैंने कहा सिफारिश नहीं, अब तो इनके डायरेक्टर ने ऑफ़र किए, तो फिर मैं चला गया और फिर मैंने बेशुमार ड्रामे किए। फिर उमर भाई को भी हैरान किया, और वो सोचते थे एक ड्रामा होती है, हाँ 3-4 साल बाद वो लाहौर से फिल्में करने लगे, तो वो आए तो ड्रामा करने लगे। इस दौरान मेरी W11 कैसेट FM चल गई थी, तो फिर वो जो थिएटर में देखा, जो मैं बोल रहा हूँ लाफ्टर, जो पब्लिक की पजीराई, तो इंटरवल में मुझे देख रहे हैं उमर भाई। मैंने क्या हुआ भाई? वो कहना तू वही है। क्या बात है, क्या That's a compliment, हाँ? तो मैं शर्मिंदा सा हो गया, तो बड़ा खामोश सा था वो। उमर भाई के सामने भी, फैमिली के सामने, घर वालों के सामने, किसी के सामने इतनी गुफ्तगू नहीं करता था, अंदर बड़ा तूफान छुपा था। लेकिन वो तूफान जो है वो मौका ढूंढ रहा था कि उसको कोई प्लेटफॉर्म मिले, और फिर आप। मैं आज भी हमेशा वक्त पे बोलता हूँ और दरमियान में फालतू बातें। सही। तो मेरे ख्याल में कॉमेडी में वो कहते हैं ना कि टाइमिंग के ही पैसे होते हैं, कि आपने टाइमिंग मिस कर दी, बेकार है सब। हुआ ये कि उमर भाई के साथ ड्रामा करके भी मैंने बेशुमार ड्रामे पीछे बैठ के देखे। अच्छा। मैं मकसद उसमें पता चला रोल कट गया, तो लेकिन मैं 20-20 शो पूरे देख रहा होता था उमर भाई का पूरा थिएटर, आज क्या बोला, कल क्या बोला, और उनकी बॉडी लैंग्वेज। हाँ, तो वो सारी टाइमिंग की अल्लाह के करम से मेरी एक दुनिया में समझ लें, हिंदुस्तान गया, वहाँ लोग बोलते यार क्या टाइमिंग है आपकी। यहाँ भी नदीम बेग डायरेक्टर हैं, हैदर इमाम रिजवी, उन्होंने यार आप क्या टाइमिंग है। तो ये कुदरत की अता की भी है। मेरे वालिद साहब का लहजा भी ऐसे ही था, वो भी शायद बर्जस्तगी होती है ना। हाँ, वो भी बड़े किस्सा गो थे, घर में, फैमिली में, ख़ानदान में पोइट्री भी करते थे, कुछ आर्टिकल। तो मतलब ये चीज़ें कुछ आपको जो है वो वालिद साहब से आया, मेरे मौरूसी है, ये है जेनेटिकली आई है आपके अंदर। लेकिन वो फनकार तो कोई भी नहीं निकला,
लेकिन फनकार मैं था, बाकी अब्बू ताया वाया ये शायर अदब से लिखने पढ़ने से ताल्लुक था। सही। तो जनाब सलीम आफरीदी साहब हमारे साथ हैं और अभी हम मजीद भी इनसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अब यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। हम अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम और आज के हमारे टी टाइम के मेहमान हैं सलीम आफरीदी, जिनसे हम मज़े की इनके जो है वो किस्से सुन रहे हैं इनकी जर्नी के। तो मुझे सलीम ये बताएं कि जब आप ये सारे काम कर रहे थे, जाहिर सी बात है एक दुनिया आपकी मदद थी, तारीफ़ें भी हो रही होती हैं और फिर तनकीद भी होती है, तो उस तनकीद को किस तरह लेते थे आप? बड़े लाइल लोग होते हैं, मैं उनको अच्छा नहीं समझता जो तनकीद बर्दाश्त नहीं करते और तनकीद सुनते नहीं हैं। हमारे बहुत से बड़े सुपरस्टार वो तनकीद नहीं सुनते थे, टेम्परामेंट तो वो मारे गए। मेरा ये है कि तारीफ़ें तो बहुत लोग करते हैं, तनकीद कोई करता है। और मेरी तो अपनी बहनें हैं, सारी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली और बैकग्राउंड आपको बताया, तो मुझे बड़ी एहतियात करनी पड़ती है अपने काम में। तो तनकीद को मैं बड़े गौर से सुनता हूँ। तो आपको तनकीद घर से भी हुई कभी ऐसा? मैं घर से तो मुसलसल होती है, क्यों घर वालों को तो कोई ये नहीं है कि घर से निकाल देंगे। तो लेकिन एक वो होता है ना कि तुमने आज यूं नहीं किया, या तुम ऐसे कर लेते हैं या तुम वैसे कर लेते हैं। मेरी बच्चियां भी हैं, बेगम भी हैं, वो भी तनकीद वो तारीफ तो शायद कभी करते हो नहीं करते हो, लेकिन ये वैसे हर स्टार का ना यही है मसला। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। ये क्यों कर रहा है, ये क्या किया है, वो क्यों किया, ये किया। मैं बड़े मार के आ रहा हूँ। कल भी लाइव बोल चैनल में बैठा हुआ था, लेकिन घर आके ऐसे क्यों बैठे हुए थे। अच्छा। भाई क्या हो गया, ये मेरा स्टाइल है या मैं जिस तरह बेहतर समझता हूँ। अल्लाह करम ये है कि मैं इस शोबे में आया तो बड़ा डूब के आया। मैंने बहुत कुर्बानी दी शोबे के लिए, बहुत सीखा। मेरे पास चांसेस बहुत थे, उमर शरीफ मिल गया तो फिर चांस, लेकिन मैंने काम नहीं किया कई साल, 3 साल काम नहीं किया। मैंने सीखा प्रॉपर। तो लगता है जिस शोबे में जाता हूँ, मैंने होस्टिंग की है, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की, मुख्तलिफ करैक्टर किए, संजीदा करैक्टर। मैं अभी टेलीविज़न सीरियल कर रहा हूँ तो उसमें टिपिकल संजीदा करैक्टर्स वो भी कर रहा हूँ। तो और भी जो शोबे, होस्टिंग है, टेलीविज़न शो की होस्टिंग है, तो मुझे लगता है मैंने पहले ये सब कुछ किया हुआ है। अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम भी कर रहा हूँ तो बहुत प्रोफेशनल अंदाज, जैसा प्रोफेशनल अंदाज मेरा पहले स्टैंड अप कॉमेडी शो में था, वही हर शोबे में। वरना जो काम मुझे नहीं आता मैं नहीं करता, बिल्कुल कोशिश भी नहीं करता। गाना मुझे नहीं आता, मैं कोशिश भी नहीं करता। तो इंसान को पता होता है ना अपनी वर्थ का पता होता है, अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है कि आपने तो मैं बहुत पक्का होके काम कर रहा होता हूँ और उस माहौल में एडजस्ट हो जाता हूँ तो काम करता हूँ, वरना भाग जाता हूँ। तो तनकीद ज़रूरी है, आप सीखेंगे। मेरे ख्याल में आप ज़्यादा सीखते हैं अगर कोई आप पर तनकीद कर रहा है। और अगर सब अच्छा जा रहा होता है, ये मेरा अपना है, मे भी आप इख्तिलाफ कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा होता है तो मुझे वैसी उलझन शुरू हो जाती है। हाँ जी, कि कहीं से कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, तो क्या मतलब मैं क्या आवाज़ में, अच्छा मुझे ये होता है कि यार मैं सही काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नहीं ये तो सब पता होता है आदमी को अपने। मैंने अपना काम कभी, मेरे इतने ड्रामे यहाँ आप देख लें, मैंने कभी ड्रामे देखते ही नहीं हूँ। जब कैसे आता था नया 2-4 दिन सुना और कोई एक जुमला भी अगर मुझे पसंद नहीं आता था मेरा अपना, तो बड़ा हर्ट करता था। अच्छा कि यार मैंने क्या कर दिया, यार ये क्या कर दिया। और ज़िंदगी में मैंने 50 के करीब एल्बम किए। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने 50 ऑडियो एल्बम मुसलसल कॉमेडी के किए। और तालीम का, बैकग्राउंड का ये फ़ायदा हुआ कि एक भी कोई मुतनाज़ा जुमला नहीं बोला, क्योंकि हर मौजू पे हम बात करते हैं। थोड़ा सा बोल्ड तो होता है हर काम में, लेकिन मुतनाज़ा नहीं, सियासत पे, मज़हब पे। तो माशरे के इस्लाही अंदाज में कि अगर आइटम में छिचोरापन है, उसमें कोई मैसेज देना, उसमें कोई मैसेज, को सटायर ज़रूर होना है ताकि उससे इस्लाह हो सके। और मेरा एक ही एल्बम बच्चे के लिए भी उतना ही मुफीद था, बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते थे, फैमिलीज भी, मैं तो बहुत एंजॉय करती थी, और बुजुर्ग भी। अच्छा वो मेरे मामू के पास बहुत स्टॉक था आपके कैसेट्स का, तो वो मुझे गानों से यकीन करने कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं वो रिवाइंड कर करके ना वो आपकी कॉमेडी सुना करती थी, तो मुझे बड़ा उसमें मजा आता था। मेरा भी ऐसी था, मैं अपना फैन खुद कि गाने काट के आप सच्ची बताओ, मेरी अम्मी, मैं घर में जब नया एल्बम आता था
तो घर में सुनता था, मुसलसल सुनता था कि क्या किया मैंने, कैसा जाएगा, क्या होगा, क्या गलत किया, कैसे। मेरी अम्मी बड़ा थूकती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कि बेटा क्या शोर लगाया हुआ है घर में, क्या शोर लगाया हुआ क्या। एक दफ़ा वो W11 में बैठ गई, माशाल्लाह घर में गाड़ी थी तो वो कभी इनको इत्तेफाक ही नहीं हुआ। लेकिन एक दफ़ा वो ताया और हमारे घर का W11 स्टाफ के नज़दीक थे, तो उन्होंने वहाँ से बिठा दिया, हमने यहाँ से रिसीव कर लिया। तो घर आके फिर बहनों को बोलने लगी इसकी इज्जत किया करो भाई। मैं इसकी कैसेट गाड़ी में सुनती आ रही हूँ। लोग इसके पीछे पागल है, लोग 2-2 स्टाफ भूल के आगे उतर जाते हैं कैसेट सुनने के चक्कर में। तो उसके बाद मेरी वालिदा ने कहा, हाँ, फिर उनको एहसास हुआ होगा कि नहीं मेरा बेटा कुछ कर रहा है। लेकिन एक कमी है ज़िंदगी में कि मेरे वालिद मेरे इस्टेब्लिश होने से पहले ही इंतकाल फरमा गए थे, और वो नहीं देख सके। वो होते ना तो मेरा भी खून, वो और जवान हो जाते और मेरे भी सरपरस्ती का एहसास होता। वो बड़े उनको खुश देखकर मैं बहुत खुश होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो उनके जाने के बाद हुई। हाँ, उनके जाने के बाद हुई। शौक़ उनका था ये शायरी, अदब और ये सब कुछ, लेकिन वो गम रोज़गार में उन्हें मौका ही नहीं मिला। तो उनकी सारी सलाहियतें दबी रही घर में शौकियत और तो वो मुझे देखते तो अभी भी आपको जहाँ कहीं देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे। मेरे वालिद मुमताज़ अली ख़ान आफरीदी उनका पूरा नाम था, तो यकीनन मियाँ कहेगा कि वो जन्नत में महसूस कर रहा है। वो जहाँ भी आपको देख रहे होंगे वो खुश मिशन को आगे बढ़ाया। बिल्कुल नहीं, और एक ये चीज़ होती है ना कि वो अल्लाह उनको गनी की रहमत करे, लेकिन कि देख रहे होंगे वो आपको। मेरी माँ ने मेरी कामयाब, उन्होंने आपको नहीं देखा। मैं फर्स्ट टाइम यूरोप उन्हीं के सामने गया था, लेकिन वो इतना मशहूर नहीं था। मैं मोइन भाई के साथ गया था, फरहान हैदर के साथ, तो वो मेरी शोहरत देखते और मेरी आवाज़, मेरे किस्से और वो खामोश, तो वो भी हमेशा डांटते ही रहते थे कि रात 3 बजे किसकी खुशी में नाच के आया। वैसे क्रिएटिव लोग जो होते हैं, मुझे लगता है घर वालों से उनको डांट भी पड़ती है। हाँ, मैं वैसे भी खामोश हसास था शुरू से, और क्योंकि वो उस उम्र में 10, 11, 12, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, तो उस दौर में मैंने मैट्रिक किया था, क्लास में सबसे छोटा था, तो वो लोग बच्चा ही समझते थे। बच्चा ट्रीट करते छोटा। हाँ, मेरी छोटी बहनों का भी छोटा था। ओके, तो कुछ इस तरह मेरी माँ भी बोलती थी अक्सर, छोटे इधर आओ। तो मैं छोटा ही रहा और आज तक छोटा फील करता हूँ, इस उम्र में भी यंग फील करता हूँ। नहीं, अब तो आप जवान फील कर लें। छोटे से थोड़े से बड़े हो जाए। खैर, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो कैसेट वाला आइडिया था, ये आपको कैसे आया कि यार इसमें जो है वो आप अपनी एबिलिटी को इस तरह से भी यूज़। देखिए, नया FM आया था पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पर FM 100 था। तो फिर वो कंपनी वाले दोस्त थे, वो भी लालू खेती थे, तो वो मेरा फ़ैन था कि यार उसे पता था कि ये कुछ कर लेगा। तो हालांकि बाकी सारे आर्टिस्ट उन दिन गानों के साथ डायलॉग्स का रिवाज चल रहा था, बड़ा फैशन था, सारे कॉमेडियंस लगे हुए थे। तो फिर उसने मुझे अप्रोच किया कि यार आपसे करवानी है कैसेट। तो मैंने कहा एक तो ये 1,500 रुपये में जो कैसेट कर रहा है, ये नहीं काम मैं नहीं करता, रात को लिख के सुबह नहीं कर सकता, मुझे तो प्रॉपर मेहनत करनी है। और तो आइडिया ये है और नाम इसका ये होगा, अस्सलाम वालेकुम लालू खेत FM W11। तो वो जो जिसने उससे कांटेक्ट कराया था, तो वो कहना यार ये क्या, ये लोकल थोड़ी चलनी है। कंपनी वाले ने बोला नहीं, जो सलीम भाई कह रहे हैं वो सही। तो फिर मैंने पहले ही एल्बम किया, तो सुनते ही मुखालफिन के दिल दहल गए। जब इंट्रो उस कैसेट का करता, अस्सलाम वालेकुम लालू के FM W11 के साथ आपका अपना सलीम आफरीद है। ओ वो जो ग्रेंज था और वो जो दबदबा था उस आवाज़ का, तो वो पहले ही से यानी एक प्रोफेशनल अंदाज था। तो पहले एल्बम ही हिट हो गया, फिर उसके बाद चल सो चल। लेकिन जितनी डिमांड होती थी मैं उतना काम नहीं करता था, मैं सिलेक्टेड करता था। साल में 4 या 5 एल्बम निकालने, मैंने हर महीने कोई एल्बम नहीं किया। अच्छा, और उसके सारे जितनी भी वो होते थे, कंटेंट होता था उसका, वो सब मेरा खुद करते थे? वो सब मेरा था। मैं जूनियर्स लड़के बेशुमार उस एल्बम से, जूनियर जो मेरे पास आते थे, हमने करना कुछ लिख के लाओ, कोई भी 2 लाइनें 4 लाइनें वो लिख के ले आते थे। फिर उस मौजू पे मैं उनको लिख के देता था पूरे 8 सफ़े। तो बहुत क्रिएटिव काम है लिखने वाला बेसिकली। लेकिन हर एक का मैं आइडिया ज़रूर लेता है, क्या करना चाहता है तो लिख के बता। नहीं किया, अगर लिख ही लिया ना उसने 1 सफ़ा,
तो फिर मैं कहता था अब इसको कराना वाजिब है, फिर मैं उसके लिए वो आइडिया फिर 8 फिर पूरी स्टोरी बनाना उसको पूरा और 6-8 मिनट का बहुत फास्ट करता था, खाका 4-5 मिनट में मुझे ख़त्म करना होता था, तो इतना गैप नहीं। तो वो लिखता लिखाता सारा मैं ही था, लेकिन वो एक गैप के साथ, और फिर पूरा शायर और अदीब बन जाता था मैं। शेफ बड़ी ये 10 बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि उस कैरेक्टर में आ जाते हैं। लेकिन वो 7 लड़के हैरान होते थे, फिर वो 8-10 लड़के हैं ऐसे जो वो मेरे शागिर्द भी हैं और वो उससे इस्टेब्लिश हुए, काम सीखा उन्होंने, आया और आज इस वक्त राज कर रहे हैं। क्या बात है, यही तो बात होती है कि आपके अंदर जो चीज़ है आपने थोड़ा सा कन्वर्ट किसी को दे दिया और कोई आपसे सीख के कुछ बन गया तो बड़ी बात होती है, और बड़े इंसान की ही ये बात होती है। और ये वस्फ जो होता है ये अल्लाह ताला जो है वो कुछ ही लोगों में रखता है। खैर, सलीम साहब से बातें हो रही हैं, मजीद भी इनसे बात होगी। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम, और शैला महमूद के आज जो मेहमान हैं वो है सलीम अफरीदी। और क्योंकि कराची हाइट्स है, कराची में रहे हैं, तो आपका सलीम साहब चल कराची बड़ा वायरल हुआ, बड़ा मशहूर हुआ, वो आइडिया कैसे आया कि कराची पे भी कुछ होना चाहिए? मैं दुनिया फिरा हूँ, लेकिन मेरा कहीं दिल नहीं लगा। अमेरिका गया, जो बात है ना कराची हाइट्स की, हाँ, अमेरिका गया तो वहाँ भी प्रोमोटर्स जो चचा इदरीस होते थे, यहाँ रुक जा, उधर से 1-2 साल कमा के चले जाना, बड़े शो। क्योंकि मैं एक शो में गया था, उसमें होस्टिंग करता था, उस्ताद हामिद अली ख़ान और मैनाज गुलकारा मेरे साथ थी। फिर बहुत बड़ा शो था एक वहाँ जो ऑलरेडी गया हुआ था, रीमा वगैरह का, तो बड़े स्टार थे उसमें भी मुझे बुक किया उन्होंने। और फिर कहने लगे तो रुक जा, तो मैंने कहा नहीं, बस 1.5 महीना हो गया, मुझसे ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता। यूरोप भी गया, मामू वगैरह इंग्लैंड में रहते हैं, हॉलैंड में, तो उन्होंने बोला रुक जाओ। मैं कभी भी नहीं रुका, मैं लाहौर इतना नहीं रुक सका, सबसे ज़्यादा अगर रुका हूँ तो लाहौर में ही रुका हूँ, वहाँ मेरे बड़े अजीज़ रिश्तेदार रहते हैं, तो वो भी उमर शरीफ साहब का थिएटर करने, तो मजबूरी में रुका। तो मैं कराची और ख़ास तौर पर फेडरल भी एरिया, उससे कहीं दूर नहीं जा सकता। ये कल्चर, ये माहौल मुझे राज है और मेरा दिल ही यही लगता है, दिल लगने की बात है। हाँ, मैं बाहर तो कराची से बड़ी मोहब्बत है, और कराची के हालात देख कर जी भी कुड़ता है, तो कुड़ता है। अब तो हर कराची वाले को हमारी जवानी सारी नज़र हो गई 92 और के ऑपरेशन में, मकबूल भी हुए, मगर वो फ़ायदे वो कमा नहीं सके, वो काम नहीं कर सके। थिएटर जिस तरह रुकना बढ़ गया हंगामों के दौरान, और ये वो सब। कराची से मोहब्बत थी, तो मैंने कराची के लिए फिर वो गीत लिखा कि बिठा के W11 में तुझको मैं घुमाऊँ, कराची चल, कराची चल, कराची चल, यही मेरा लंदन है, यही बनेगा पेरिस, चल कराची चल, कराची चल कराची। लालू खेत यहाँ का दिल है, देख जरा तू आके, समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीवी पे ले जाके, हुसैनाबाद और बंथ रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखाऊंगा तुझको बंदर रोड ले जाके, कायद का मज़ार यहाँ पे गाजी का दरबार है, आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा कल, चल कराची चल कराची चल कराची चल। मसले मसाइल भी थे, डिस्कस तो करने थे, मिजाज भी था कि लड़की देखो परकटी और लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल, लोड शेडिंग में यारो जीना बड़ा महाल, कल हुआ था फड्डा और आज हो गई हड़ताल, जिस तरफ भी देखो ट्रैफिक का जंजाल है, सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल, चल कराची चल कराची चल। अब कौमी यकजहती, क्योंकि कराची में हर कौम रहती है, बिल्कुल हर रंग नस्ल जुबान का आदमी जो अभी तक कौम बनी भी नहीं है वो कौम भी रहती है। तो पठानों की है मेहनत, मकरानी की गदा गाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं दिहाड़ी, जिए सिंधी सराय की बलूची और मेमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ पे मिलती है और बंगालन की साड़ी, महाजिरों की शान है, ये मिनी पाकिस्तान है, पूरा मुल्क सो जाता है जागता है हर पल, चल कराची चल कराची चल। तो ये माशाल्लाह फिर क्या बात है, मेरी एक कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए भी कोई तराना लिखूं। बस अब हम जो है वो वॉइस ऑफ साउथ एशिया के तवस्सुत से हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे भी कुछ आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। मेरे को ख्वाहिश है कि नात भी हो, हम शरीफ भी हो, तो एक क्योंकि मैं शायर तो प्रॉपर नहीं है, पैरेजी मैंने बड़ी की है, लेकिन चल कराची भी आप ही ने लिखा है ना? जी हाँ, बड़ा खूबसूरत लिखा। आप कैसे कह रहे हैं कि आप शायर नहीं हैं? हाँ नहीं, प्रॉपर बाकायदा तो शायरी नहीं करता ना मैं, संजीदा शायरी कभी बड़ा दिल करता है, लेकिन वो
फिर मैं कहता हूँ जिनका काम है उसी को, जिसका काम उसी को साजे। पैरोडी मैंने की, कल मैं बोल पे बैठा हुआ तो वो किसी ने राहत इंदौरी का शेर सुना दिया, तो उसकी फिर मैंने उसी वक्त लाइव पैरोडी सुनाई कि नशे में होने दो, कोई पत्ती का पान थोड़ी है, और गुटखा मावा मानिक चंद सब केमिकल है, कोई असली में पान थोड़ी है। और आग लगाने का काम अब भी कर रहा है मोदी, मगर अब के उसकी चाय की दुकान थोड़ी है। और हमारे मुंह से जो निकले वही गाली है, हमारे मुंह में तेरी माँ बहन और खानदान थोड़ी है। हाय, क्या और बात है। जो आज नफरतें फैला रहे हैं कल नहीं होंगे, आतंकवादी है वो, कोई सिख क्रिश्चियन हिंदू मुसलमान थोड़ी है। क्या बात। और मोदी को फिर मैंने मैसेज भी किया था कि दिया था कि दोस्ती कर लो, दुश्मनी में सिर्फ तबाही है, हमारा अब वो पहले वाला पाकिस्तान थोड़ी है। क्या बात है। तो इस तरह की पैरोडीज मैंने बड़ी की हैं, बेशुमार की हैं। मैंने एक स्टोरी भी लिखी थी, ब्यूटी पार्लर ड्रामे में गूंगे बहरे की कहानी और दुनिया का अनोखा तजर्बा था। फिर मेरे बड़े जुमले, एक काली वाली सफ़ेद वाली एक स्टोरी की थी, वो के साथ लड़की के साथ ड्रामा, वो बड़ा हिट हुआ है, सब चाइना है, सब चाइना है। तो ये अल्लाह का करम ये है कि बस क्रिएशन कोशिश करते हैं, मतलब कुछ आमद होती रहती है, कुछ नया हो। लेकिन बस अफसोस ये होता है कि बेशुमार लोग हिंदुस्तान में जब गए, और मुझे वो, मैं वाहिद आदमी था जो विद मैनेजर गया था वहाँ, डायरेक्टर मुझे स्पेशली लेने आया था, आप चलो। मैंने कहा भाई ये मेरे जितने कॉमेडियन ये गए हैं सब जूनियर, इन्होंने सारा मेरा काम तो बेच दिया है। कह रहा नहीं सलीम भाई, यानी वो स्टार बन गए हैं मेरा काम बेच के, हमारे पाकिस्तान कराची के और कॉमेडियन। और बहुत सारे हमारे फनकार लाहौर की यहाँ कॉपी करते थे, लेकिन लाहौर के, ये अल्लाह करम है कि लाहौर के कुछ आर्टिस्टों ने मेरी आइटम्स की कॉपियाँ की हैं। तो ये एक ऑनर होता है, मुझे अपना ही काम, किसी का काम करना गाली लगता है कि मैं कोई क्रिएशन करूँ, कोई अपनी अपना उगाएं और अपना खाएं, उसी में मजा आता है। तो इसलिए दुख भी होता है, अक्सर लोग काम बेच देते हैं और फिर नाम भी नहीं लेते। लेकिन अभी मेरी क्रिएशन जारी है और कराची के हवाले से मैं एक शो करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि कराची का शो ही उसका नाम हो, और जनाब कराची का शो होगा वो कॉमेडी शो होगा, मसले मसाइल भी होंगे और कराची बेस्ड होगा, और उसमें फिर कॉमेडी भी होगी, सब कुछ होगा। सलीम आफरीदी डिजिटल मेरे चैनल का नाम है, तो सलीम आफरीदी डिजिटल हो गया, उसे लाइक कीजिए। क्या बात है, अब तो सब कुछ ही डिजिटल हो गया है सलीम साहब। और अब आपने वो क्या कहते हैं कि ज़माने की जिद्दत जब जा रही है जिस तरफ, तो चलना तो पड़ता है साथ में। जी जी जी, सोशल मीडिया पे मैं आ रहा हूँ, सलीम आफरीदी डिजिटल मेरा चैनल है। स्टूडियो आपने देखा मैंने बना लिया है, ये रूम है सारा, घर की सारी लोकेशन वाइज हर एंगल से आप शूट कर सकते हैं। मेरे घर में शूटिंग्स भी होती हैं अक्सर सीरियल्स की और इसकी, तो घर प्रॉपर इसी मकसद के लिए मैंने डिज़ाइन कर लिया है। ये जो रूम है ये मेरा एक शोबिज़ है, बाकी तो घर तो स्टूडियो के अलावा एक इबादत गाह की तरह है। मेरी बेगम, काम आपका जो होता है वो कहते हैं ना, बेगम बेटियाँ सब माशाल्लाह इबादत गुजार ख़वातीन हैं और मॉडर्न पढ़ी लिखी। सही। तो ये बड़ा अच्छा, बहुत अल्लाह मैंने करम किया है। एक बेटी मेरी यूके में होती है और 2 नवासे हैं मेरे, ये मैं माशाल्लाह नाना भी है सलीम आफरीदी साहब। ये तो आज मुझे इंकिशाफ हुआ है, क्या बात है भाई, कई दिन से बात नहीं तभी तो फिर मैंने सही कहा ना आपसे कि अब आप बच्चे से जवान हो जाए। जी मैं बड़ा हो गया, मैं अक्सर बेटियां होती हैं तो उनका बड़ा भाई लगता हूँ। क्या बात है। तो हम बेटियां टोकती भी हैं अक्सर, पापा बस कराइए कलरफुल कपड़े और ये वो। बेटा तुम्हें पता है मैं बाप हूँ, लोगों को जवान आदमी चाहिए, एज ए प्रोफेशन मैं हर फैशन करता हूँ। बिल्कुल। और अंदर से फील, और हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखी है। बिल्कुल, दिल जवान होता है तो आप सब कुछ अच्छा करते हैं और आपको सब अच्छा लग भी रहा होता है और आप पॉजिटिविटी फैला रहे होते हैं आप उसमें, तो अच्छा लगता है। लोग अब अपनी शनाख्त अलहदा, क्योंकि अलहदा से शनाख्त, मोइन भाई चले गए, मेरा एक एम था कि उमर शरीफ और मोइन अख्तर के दरमियान का कोई काम, अल्लाह मियाँ ने वो कर दिया। लोग तारीफ़ें करते हैं काम की भी, तालीम की भी, बैकग्राउंड जो है। फिर मैंने स्कूल कॉलेज, मेरे ख्याल से मौजूद कॉमेडियंस में मैं वो आर्टिस्ट हूँ जो उसने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भी शक्ल देखी है। तो ये जो बैकग्राउंड था उसने मुझे बड़ा सहारा दिया। कॉमेडी बराए कॉमेडी नहीं है, मिज़ा बराए मिज़ा नहीं है,
उसमें इस्लाह का पहलू, इस्लाह है, तर्ज। बिल्कुल मैसेज होना हाँ, चाहिए कोई आपके मैसेज इस तो चीज़ मेरे में। हर काम में बात तभी स्ट्रांग लगती हाँ, है जब छिछोरा उसके भी पीछे। बहुत होगा, लेकिन एंड में आके वो लोग डबली कह रहा है कि कुछ चीजों में आपका छिछोरपन झलकता था, मुझे याद है बचपन के, लेकिन उसमें काम बचपन के वो होगा, ऐसी sounds थोड़ी आते हैं। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, क्योंकि अच्छा तनकीद लोग बिला वजह भी करते थे। एक शो में AR भाई का एक शो था, उसमें बेशुमार मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हुई। तिलत हुसैन साहब भी थे, तो किसी ने ऐसी, वो शोबिस का कोई फोटोग्राफर था, ये जो वैगनों में कैसेटें बजती हैं और सलीमा अफरीदी की वल्गर हो, ये फला 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 फला। हालांकि वो किसी और कॉमेडियन की वजह थी, मेरा तो तमीज़ और तहजीब प्लस होता है। तो तिलत हुसैन साहब ने मुझे वो किया कि उन्होंने कहा भाई इसकी इतने एल्बम बिके हैं, आप खुद बोल रहे हो, रिकॉर्ड है, तो बदतमीज़ चीज़ें थोड़ी इतनी चलती हैं, बिल्कुल, कोई लोग काम ही पसंद होगा। थोड़ी करते थे। तो उसने कहा, उस बाद में बोला सलीम भाई बस मैं चाह रहा था मैं किसी तरह कैमरे में आ जाऊँ। तो बड़ी जान लगी कैमरे क्या में, बात है। कैमरे में आने के लिए तुमने तनकीद की। और बहुत सारे हमारे अपोजिट कॉमेडियन, हमारे बड़े भी बहुत सारे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये वो इतने बड़े बड़े लाफ्टर क्लैप है ले रहा है, ज़रूर कोई वल्गर किया होगा, उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, वल्गर वल्गर वल्गर। लेकिन उन्हीं कॉमेडियन से, उमर शरीफ से अगर दाद लेना, मोइन भाई अगर दाद दे क्या रहे हो, उस्ताद थे। गले लगा रहे हो, बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो ये एक ऑनर कॉमेडी में ये दो नाम तो हैं मेरे हमारे कमरे पास। में देखें आप, मोइन भाई के हाथ की बनी हुई है, पहली दफ़ा कंप्यूटर आया था, क्या बात है। वेबकैम आया था, तो उन्होंने ये अपने कंप्यूटर से मेरी तस्वीर क्या लेके बात बना के अपने साइन के साथ हाय दी। हाय हाय। उमर भाई ने बराबर में बिठा के तस्वीरें बनाई। क्या बात है। एक मेरे बड़े भाई हैं, उधर उमर भाई की तस्वीर है। बिल्कुल जनाब, और आपके साथ जितना टाइम अभी भी गुजरा है उसमें भी हम काफ़ी कहे लगाते रहे हैं, और एक आर्टिस्ट की मेरे ख्याल में, और ख़ासतौर पर जो कॉमेडियन कहलाते हैं, उनका मेरे ख्याल में रूह ही यही होती है कि वो खुद भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं, वो अपनी सराउंडिंग के लोग जो हैं उनको भी जो है वो लोग तवक्का करते शगुफ़े हैं, छोड़ते हैं। ये देखिए आप आए हैं, शो है, लोग देखेंगे तो थोड़ा बहुत मैं खुल के बात भी कर रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में बड़े संजीदा हूँ मैं। लोग बड़े हैरान हो जाते हैं, मायूस भी हो जाते हैं, ये कौन सा कॉमेडियन है। मैंने कहा मैं थोड़ा, वो तो काम है, वो तो काम है। वो शेर सुना देता हूँ, चेहरे पे सजाए रखते हैं हंसी की जो किरण, न जाने रूह में कितने शगाफत। क्या बात है, ज़बरदस्त। और आपके इसी खूबसूरत शेर के साथ हम जो है वो इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि वक्त कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। तो बिल्कुल सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। बहुत सारी मेरी बचपन की भी पुरानी यादें ताज़ा हुई, आपकी मेमोरीज भी रिकॉल की होंगी, और आई होप कि आप लोग को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों ने अपना फीडबैक जो है वो लाजमी देना है, और अगले एपिसोड तक आप लोग जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ मुझे और सलीमा अफरीदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।